नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात प्रॉपर्टीज के मुद्दों के रिगार्डिंग मैं आपको बताने वाला हूं। आप लोगों ने सोशल मीडिया पे या और भी कहीं जगह पे एक अपने न्यूज के बारे में सुना होगा कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक बहुत ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। तो ये बात सच है, बिल्कुल सच है। तो प्रॉपर्टी को खरीदना, बेचना, तो इसके बारे में एक कंप्लीट एक नया सिनेरियो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा अपना रिप्रेजेंट करा गया है। बट मैं आपको रियलिटी बताऊं तो रियलिटी ये है कि कोई नई बात नहीं बोली है। जो एक लीगल के साथ में लॉजिकल अगर हम बात लगाएंगे, अगर कानूनी रूप से हम अगर लॉजिकल अपना दिमाग लगाएंगे तो ये कायदे वाली बात है और ये ऐसा ही होता है कानूनी रूप से। तो पहले तो आपको ये मैं छोटे छोटे जो बातें हैं मैं आपको पहले ही क्लैरिफाई कर देता हूं। जो भी मैं पूरे के पूरे वीडियो के अंदर बताऊंगा ये पूरी कानूनी रूप से एक एक पॉइंट मैंने पढ़ने के बाद, समझने के बाद आपको ये डिलीवर करूंगा। कम शब्दों में पूरी की पूरी कंप्लीट बात मैं आपको बताऊंगा, एक एग्जांपल के रूप में भी बताऊंगा, सेक्शंस भी दिखाऊंगा, कौन कौन से सर्टिफिकेट्स हमें चाहिए होते हैं अपने प्रॉपर्टी को खरीदते टाइम, बेचते टाइम, क्या एक कानूनी रूप से हमें पता होनी चाहिए एज अ ओनर, मैं जब प्रॉपर्टी का मालिक हूं या मैं प्रॉपर्टी को खरीदने वाला इंसान हूं, परचेजर, सेलर, तो उन दोनों के पर्सपेक्टिव के तौर पे ये आपको बताई जाएगी। तो पूरी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी समझ में आएगी। और अगर आपको कोई भी क्वेरी रहेगी तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपना क्वेरी को रेज कर सकते हो। साथ में इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। और ये जजमेंट की अगर कॉपी चाहिए आपको, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, तो आप एक बार टेलीग्राम ग्रुप मेरा ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ही लिंक अवेलेबल है टेलीग्राम ग्रुप का, तो ये जजमेंट की कॉपी आपको वहां भी मिल जाएगी। अब हम मुद्दे की बात स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात, ये जजमेंट का नाम क्या है? मनहूर फातिमा इमरान एंड अदर्स वर्सेस मेसर्स विजेश्वरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड एंड अदर्स। इसमें बोला क्या गया है? इसमें बोला ये गया है, पहले मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये खाली जगह है। तो जैसे कि ए नाम का व्यक्ति है, ए नाम का व्यक्ति ये प्रॉपर्टी का मालिक है। ठीक है, मतलब इसकी प्रॉपर्टी है। अब ये प्रॉपर्टी अपनी बेचने के लिए ढूंढ रहा है किसी व्यक्ति को कि यार मेरे को कोई खरीदार मिल जाए। तो एक बी नाम का व्यक्ति आया, बी नाम के व्यक्ति को बोला भाई मैं आपकी प्रॉपर्टी 1 करोड़ रुपए में खरीदना चाहता हूं, तो 1 करोड़ रुपए में मैं खरीदना चाहता हूं। ए ने कहा ठीक है भाई मैं 1 करोड़ रुपए में बेचना चाहता हूं। चलो जी, अब इसमें क्या हुआ कि अब इन्होंने आपस में क्या बना लिया? एक एग्रीमेंट बना लिया। इन्होंने आपस में एक एग्रीमेंट बना लिया। तो इनका आपस में एग्रीमेंट बन गया कि हाँ भाई मैं अपनी प्रॉपर्टी 1 करोड़ रुपए में बी नाम के व्यक्ति को बेचूंगा और बी नाम का व्यक्ति मेरी प्रॉपर्टी 1 करोड़ रुपए में खरीदेगा। दैट्स इट। अब यहां पे जब ये एग्रीमेंट बन चुका है तो ये एग्रीमेंट को, जब ये प्रॉपर्टी अपने आप में क्या है, ये प्रॉपर्टी अपने आप में इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल है, बात खत्म यार। मकान वगैरह, मकान है, घर है, कुछ भी हो सकता है जड़ समेत, ठीक है, या फ्लैट या कोई भी तरह का प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हो जो कि इमूवेबल है, तो वो उसके लिए अगर एग्रीमेंट बनाना, अगर आपको बनाना है, तो अगर आप एग्रीमेंट बनाते हो तो वो अपने आप में रजिस्टर्ड होना चाहिए। बट इन दोनों के द्वारा क्या करा गया? एक अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट बनाया गया जो कि इन्होंने रजिस्टर्ड नहीं कराया। ठीक है, तो ये अपने आप में अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट रहा। चलो जी, ये बात भी समझ में आ जाती है। अब क्या हुआ कि जैसे इनका एग्रीमेंट बन गया, उसके बाद बी नाम का व्यक्ति अपने आप को समझने लगा ओनर, कि भाई अब तो मैं इस प्रॉपर्टी का मालिक बन चुका हूं। तो अब इस घर के अंदर बी नाम का व्यक्ति रहने लग गया। अब इस प्रॉपर्टी के अंदर बी नाम का व्यक्ति रहने लग गया। अब पहली गलती तो बी नाम के व्यक्ति ने कर दी है। भाई एक बात बताओ, आपके नाम पे एग्रीमेंट बन चुका है, अब भले ही वो रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, तो क्या एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट अगर बनता है तो उससे मैं मालिक बन जाता हूं? नहीं बनता। अगर कोई अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट होता है, जो हमारे केस में है, जो सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला आया है, तो क्या उससे मैं मालिक बन जाऊंगा? नहीं बनूंगा। तो क्या बी नाम का व्यक्ति मालिक बन जाएगा? नहीं बनेगा। बस इतनी सी बात थी। अब क्या हुआ, बी नाम के व्यक्ति को लगा कि यार अब ये प्रॉपर्टी को मेरे को बेचना है, तो बी नाम के व्यक्ति ने खरीदार ढूंढा। खरीदार इसको मिल गया सी नाम का व्यक्ति। तो सी नाम के व्यक्ति से बोला भाई देखो मैं ये प्रॉपर्टी 1.5 करोड़ रुपए में बेचना चाहता हूं। सी नाम का व्यक्ति बोला हाँ मैं 1.5 करोड़ रुपए में ये प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूं। बी कहता है हाँ मैं बेचना चाहता हूं। अब इन दोनों ने आपस में पहले एग्रीमेंट बना लिया, फिर उसके बाद अपनी सेल डीड बना ली। ठीक है, सेल डीड बना ली। अब इस सेल डीड को हमें रजिस्टर्ड कराना जरूरी है? बिल्कुल है। ठीक है, ये बात कहां लिखी हुई है ये भी आपको बताई जाएगी अभी। ठीक है, तो इन्होंने सेल डीड अपनी रजिस्टर्ड भी करा ली। अब एक बात बताओ, अपनी रजिस्टर्ड भी करा ली, सेल डीड को रजिस्टर्ड भी करा लिया। अब यहां पे एक सिंपल सी बात है, क्या बी नाम का व्यक्ति इस प्रॉपर्टी का ओनर है? नहीं। क्या बी नाम का व्यक्ति ये वाली प्रॉपर्टी को सी को बेच सकता है? नहीं। तो अब ऐसे केस में बी तो अपने आप को ओनर मान रहा है, क्योंकि ऊपर ए के साथ में अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट के बेसिस पे बी नाम के व्यक्ति ने अपने आप को प्रिजम्पशन बना ली है, अरे मैं तो मालिक बन चुका हूं, अब तो मैं खरीद भी सकता हूं, बेच भी सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं, जला भी सकता हूं, लीज भी कर सकता हूं, मॉर्गेज भी कर सकता हूं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट रियलिटी में कानूनी रूप से आप खुद बताओ, कर सकता है वो? नहीं कर सकता। बट यहां पे इन दोनों के बीच में एक रजिस्टर्ड सेल डीड भी बन चुकी है।
अब ये जो प्रॉपर्टी है, ये सी नाम का व्यक्ति सोचने लगा, अरे भैया अब इस प्रॉपर्टी का ओनर तो मैं बन गया हूं। क्यों बन गया हूं? क्योंकि मेरे नाम पे तो रजिस्टर्ड सेल डीड है, मेरे नाम पे तो, मेरे पास तो इस प्रॉपर्टी की रजिस्टर्ड सेल डीड है। अब कॉमन सेंस से बताओ, क्या रजिस्टर्ड सेल डीड जो सी नाम के व्यक्ति के नाम के व्यक्ति के ऊपर जो बनाई गई है बी के द्वारा, तो क्या वो रजिस्टर्ड सेल डीड बिल्कुल एक्यूरेटली सही है? नहीं यार। या जब बी नाम का व्यक्ति ओनर ही नहीं है, तो वो जिस मकान का, जिस प्रॉपर्टी का ओनर ही नहीं है, तो वो किसी को बेच कैसे सकता है? वो बेच ही नहीं सकता। और अगर रजिस्टर्ड सेल डीड बना भी दी है तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, सीधी सी बात है। तो अब जैसे कि ये तो सीधे से मतलब ये हो गई, आपका मकान है, आप रहते हो या आप मालिक हो, आपने मेरे साथ एक अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट कर दिया, मैंने किसी और व्यक्ति को बेच दिया और उसके नाम पे मैंने सेल डीड रजिस्टर्ड कर दी। क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है यार। इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। यही बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोली। क्योंकि क्या हुआ था, असी नाम का व्यक्ति अपने आप को ओनर बताने लगा। किस बेसिस पे? कि जज साहब मैं इस प्रॉपर्टी का ओनर हूं। क्यों? क्योंकि मेरे नाम पे देखो रजिस्टर्ड सेल डीड बी नाम के व्यक्ति के साथ में मैंने रजिस्टर्ड सेल डीड कराई गई है, तो जज साहब मेरे को इस प्रॉपर्टी का ओनर घोषित कर दिया जाए, मैं ही ओनर हूं इस प्रॉपर्टी का। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला, भले ही आपके नाम पे रजिस्टर्ड सेल डीड है सी नाम के व्यक्ति, बट आप ओनर नहीं हो। क्यों? क्योंकि आपने जिससे रजिस्टर्ड सेल डीड बनवाई है, मतलब जिसके थ्रू आपने प्रॉपर्टी खरीदी है या खरीदने का आप ये क्लेम कर रहे हो, या रजिस्टर्ड सेल डीड जिससे बनाई है, वो एक्चुअल में इस प्रॉपर्टी का ओनर था ही नहीं। जब वो प्रॉपर्टी का ओनर था ही नहीं, तो भाई आपकी रजिस्टर्ड सेल डीड की कोई वैल्यू नहीं है। बल्कि अगर ए नाम का व्यक्ति सी से रजिस्टर्ड सेल डीड बना लेता, तब वो लीगली तौर पे प्रॉपर्टी अपनी सी नाम के व्यक्ति के नाम पे मानी जाती। और अगर यहां पे एग्रीमेंट के बाद में सेल डीड रजिस्टर्ड कराई जाती ए और बी के बीच में, तब एक्चुअल में बी नाम का व्यक्ति रियल ओनर माना जाता। बात खत्म। यही बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने रीसेंट जजमेंट के अंदर ये मनहूर फातिमा इमरान के केस में बोली गई है। अब इसमें आपको कोई डाउट तो नहीं है ना? अब यहां पे मुद्दे की बात, आपके दिमाग में कुछ सवाल आ रहे होंगे कि सर आप बार बार एक चीज पे बहुत ज्यादा इंफोसाइज कर रहे हो कि जो एग्रीमेंट बनाते हो वो रजिस्टर कराओ प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। अगर मैं इमूवेबल प्रॉपर्टी को खरीदने का, बेचने का, अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो या कोई भी मन बना रहे हो, तो एग्रीमेंट आप जब बनवा रहे हो, एग्रीमेंट ना भी बनवाओ, सेल डीड बना लो ना सीधा। सेल डीड पहले आप एग्जीक्यूट करो। देखो यहां पे ये मैं रब कर रहा हूं, ठीक है? तो यहां पे क्या होता है, एक सेल डीड होती है, ठीक है? तो सेल डीड को बनाना, हम जब बैठ के लिखते हैं, सिग्नेचर करते हैं सेल डीड के ऊपर, ओनर अपना सिग्नेचर करता है, ठीक है? तो वो सिग्नेचर जो करे जाते हैं उसको कानूनी भाषा में बोलते हैं एग्जीक्यूट करना। कि सेल डीड एग्जीक्यूट करी गई है। तो आप लोगों के सामने जब आप कोर्ट में जाओगे या फिर डीएम ऑफिस में जाओगे, तो ये सवाल, ये शब्द का इस्तेमाल बहुत करा जाएगा कि सेल डीड एग्जीक्यूट करवा ली है, बायर ने, परचेजर ने, सेलर ने, बायर ने सेल डीड एग्जीक्यूट करा दी है। इसका मतलब होता है कि सेल डीड बना ली आप लोगों ने, साइन कर दी है आप लोगों ने, ठीक है? अब उसके बाद अब ये सेल डीड आपकी जाएगी डीएम ऑफिस के पास में, जो भी आपके एरिया का डीएम ऑफिस होगा, जहां पे रेवेन्यू रिकॉर्ड, म्यूनिसिपल रिकॉर्ड जहां पे दर्ज करे जाते होंगे, वहां के ऑफिस में आपको जाना है और इस सेल डीड को अपना रजिस्टर्ड कराना है। अब रजिस्टर्ड कराएंगे तो भाई कुछ स्टैंप ड्यूटी भी पे करनी पड़ेगी, ठीक है? हमें कुछ स्टैंप ड्यूटी भी पे करनी पड़ेगी। तो इसमें स्टैंप ड्यूटी के अंदर अपना पैसा लगता है। तो कुछ लोग, पहले के जमाने में क्या होता था कि अपना सेल डीड लोग जो है आपस में, खरीदार वाला और बेचने वाला, सेल डीड नहीं करवाते थे। किस लिए नहीं कराते थे? कि चलो एग्रीमेंट टू सेल बना लेते हैं, उसी के जरिए मान लिया जाता था कि हाँ मैं ओनर बन गया हूं। अब एग्रीमेंट टू सेल बनवा दिया लोगों ने। अब जब सेल डीड नहीं बनवाई है, सेल डीड अगर बनवाई नहीं है तो वो रजिस्टर्ड भी नहीं है, तो जब रजिस्टर्ड नहीं होगी तो स्टैंप ड्यूटी उन्होंने पे नहीं करी है, तो स्टैंप ड्यूटी का पैसा बचाने के लिए लोग आपस में ऐसे ही खरीदना बेचना करते थे प्रॉपर्टीज का। बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये तो इलीगल है, मतलब ये तो गैर कानूनी है। ऐसे किसी को केवल और केवल एक एग्रीमेंट के बेसिस पे ओनर बना दोगे प्रॉपर्टी का? इट्स नॉट एट ऑल। तो यहां पे ये एक प्रॉपर तरीका होता है कि आपको स्टैंप ड्यूटी पे करनी पड़ती है। अगर आप एक मेल पर्सन हो तो आपकी स्टैंप ड्यूटी थोड़ी ज्यादा लगती है, अगर आप एक फीमेल हो तो आपकी स्टैंप ड्यूटी जो है वो कम लगती है। 2-3% का फर्क होता है, ठीक है? और अलग अलग एरियाज के हिसाब से, सर्कल रेट के हिसाब से अलग अलग स्टैंप ड्यूटी आपको पे करनी पड़ती है। तो ये एक सिंपल सी बात है। अब यहां पे आपके दिमाग में एक और डाउट आ रहा होगा, सर एक ऐसा कोई कानून तो बताओ जहां पे ये बात बोल रखी हो कि सेल डीड अगर आप एग्जीक्यूट कर रहे हो यानी बना रहे हो, या एग्रीमेंट आप अगर कोई भी प्रॉपर्टी को खरीदने का, बेचने का, लीज पे देने का, या अपने आप में मॉर्गेज करने का अगर आप बना रहे हो, तो वो अपने आप में रजिस्टर्ड होना चाहिए। बात कहीं लिखी हुई है? बिल्कुल लिखी हुई है। ये बात लिखी हुई है हमारे सेक्शन नंबर 17 के अंदर, जो हमारा इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में ये बात साफ लिखी हुई है। अभी मैं आपको शो भी कर दूंगा, ठीक है? ये बात समझ में आ गई। अब सर सेल डीड मैंने बनाई है आज, तो मेरे को कितने टाइम के अंदर अंदर रजिस्टर्ड करानी होगी?
क्या मैं 10 साल बाद रजिस्टर कराने जा सकता हूं? नहीं यार, ऐसा थोड़ी ना चलेगा। तो ये बात भी आप अगर सेक्शन नंबर 23 पढ़ोगे इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट का, उन्होंने बोला भाई विद इन 4 महीने के अंदर अंदर, जैसे कि मैंने आज अगर कोई सेल डीड बनाई है, बनाने यानी एग्जीक्यूट करी है, तो उसके 4 महीने के अंदर अंदर मैं डीएम ऑफिस के पास जाऊंगा अपनी सेल डीड को रजिस्टर कराने के लिए। और जो ओनर होता है उसका प्रेजेंस होना जरूरी है, अनलेस एंड अनटिल अगर कोई पावर ऑफ अटर्नी ना बना दी गई हो या स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी ना बना दी गई हो, वो बात एक अलग है। और पहले के जमाने में पावर ऑफ अटर्नी के बेसिस पे भी प्रॉपर्टी को दे दिया जाता था स्टैंप ड्यूटी बचाने के लिए। ये एक अलग अलग पैतरे थे, याद रखना मेरी बात। बट ये सारे पैतरे आज के जमाने में कोई मान्य नहीं है। मतलब आप बना तो लो, कर तो लो, बट जब आगे चल के लड़ाई झगड़ा होगा या डिस्प्यूट अराइज होगा प्रॉपर्टीज के मुद्दों को लेके कि मेरे नाम पे पावर ऑफ अटर्नी है इस प्रॉपर्टी की, तो उससे आप ओनर नहीं माने जाओगे। मेरे नाम पे एग्रीमेंट है इस प्रॉपर्टी का खरीदने का, बेचने का, उससे आप ओनर नहीं माने जाओगे। जब तक जिस व्यक्ति के नाम पे सेल डीड वो भी रजिस्टर्ड वाली है, वही ओनर माना जाएगा, वही ओनर होगा। पहले भी, अब भी, पहले भी यही था, अब भी यही है, नई बात यही बोली गई है। दैट्स इट। ये बात समझ में आ गई है। अब अगर सर मैं 4 महीने के अंदर अंदर नहीं जाता हूं अपनी सेल डीड को रजिस्टर कराने के लिए, तो सर मेरे को थोड़ा सा और टाइम एक्सटेंशन मिल सकता है। इसका भी एक प्रावधान है। सेक्शन नंबर 34 का प्रोवाइजो आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि जो अपने आप में रजिस्टरिंग ऑफिसर है, या डीएम ऑफिस के अंदर जाओगे तो एक रजिस्टरिंग ऑफिसर भी तो होगा, हाँ या? तो सेक्शन 34 के प्रोवाइजो में बात लिखी हुई है कि 4 महीने के अंदर अंदर नहीं जाते हो तो एक्सटेंड आपका टाइम पीरियड किया जा सकता है। बट वो भी ना प्लस फाइन लगाएंगे, फाइन पे करना पड़ेगा आपको। फिर भाई सो रहे थे क्या तुम लोग, 4 महीने आपने सेल डीड को अपना एग्जीक्यूट नहीं करा है, वगैरह वगैरह। ठीक है, अब ये फाइन कितना लग सकता है? जितनी आपकी स्टैंप ड्यूटी है उससे 10 दुगना तक फाइन लगाया जा सकता है। ठीक है, वैसे तो पहली अगर 5वें महीने चले गए तो माफ भी कर देते हैं, मतलब फाइन वगैरह नहीं लगाते हैं। बट अगर ज्यादा टाइम हो गया है तो फाइन भी लगाया जाएगा। फाइन कितना हो सकता है? स्टैंप ड्यूटी के 10 टाइम्स, याद रखिएगा। तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी है। अब थोड़ा सा हम कानून को भी देख लेते हैं कि सर आपने जो कानून बताया, ये देखो सेक्शन नंबर 17 है इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट का। इसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई भी नॉन टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट आप बना रहे हो इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, कोई भी एग्रीमेंट बना रहे हो, कोई सेल डीड बना रहे हो, तो वो सारी की सारी आपकी जो है रजिस्टर्ड होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर्ड विच इज कंपलसरी है भाई करने, बिना रजिस्ट्रेशन करें आप कर ही नहीं सकते हो। फिर सेक्शन नंबर 23 मैंने आपको बताया है कि 4 महीने के अंदर अंदर आपको एग्जीक्यूशन जब आपने कर लिया है उसके 4 महीने के अंदर अंदर आप डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट करोगे डीएम ऑफिस के पास में। ठीक है, अब सेक्शन नंबर 34 का प्रोवाइजो मैंने आपको बताया है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि अगर कुछ अर्जेंट नेसेसिटी आ जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई दिक्कत परेशानी आ जाती है, 4 महीने के अंदर अंदर आप अपीयर नहीं होते हो, तो उस केस में टाइम आपको एक्सटेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, 4 महीने के अंदर आपको एक्सीड कर दिया जाएगा, प्लस आपको जो है ना फाइन पे करना पड़ेगा। और फाइन कितना पे करना पड़ेगा? 10 टाइम्स। ठीक है, 10 टाइम्स जो आपकी स्टैंप ड्यूटी लगती है ना, रजिस्ट्रेशन फीस जितनी भी है, ठीक है, उसके 10 दुगना अब तक आपको फाइन लगाया जा सकता है। ये एक सिंपल सी बातें थी। अब आपको थोड़ी सी बातें मैं आपको और बता देता हूं कि अब अगर कोई प्रॉपर्टी आप खरीदने के लिए जा रहे हो या बेचने के लिए जा रहे हो या कुछ भी है, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखे होने चाहिए। पहला, अगर कोई विल है कि एक विल में ए नाम के व्यक्ति ने एक विल बनाई थी कि मेरे मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी बी को और सी को अपने आपस में इक्वली दे दी जाए, तो ये बात विल में लिखी है ना। तो आप अगर बोलोगे कि भैया ये प्रॉपर्टी, बी और सी अगर बोलेंगे कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, तो ऐसे केस में बी और सी से पूछा जाएगा किस बेसिस पे आप ये बात बोल रहे हो, किस बेसिस पे। तो ऐसे केस में बी और सी से बोले भाई विल है, तो विल की कॉपी कहां है? तो विल की कॉपी आपके पास होनी चाहिए। अब जो विल की कॉपी होती है तो विल को ना कोर्ट में चैलेंज किया जाता है, ताकि कोर्ट जज साहब जो है उस विल के बेसिस पे प्रोबेट जारी कर दे। तो प्रोबेट डॉक्यूमेंट अगर आपके पास आ गया तो आपको कोई परेशानी नहीं है, फिर आपसे कोई क्वेश्चनिंग नहीं करी जाएगी, कोई भी आपको जीवन में परेशानी प्रॉपर्टी के ओनरशिप के रिगार्डिंग नहीं आएगी अगर आपके नाम पे प्रोबेट जारी हो जाती है। पहली बात। दूसरी बात, आपके पास एक एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब ये एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है? देखो सीधी सी बात है, जैसे ए नाम का व्यक्ति है, इसके पास अपनी एक प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी अपनी बेचना चाहता है बी नाम के व्यक्ति को। ठीक है, अब बी नाम का व्यक्ति बेचारा मासूम इंसान है, इसे नहीं पता इतना ज्यादा, तो ए नाम का व्यक्ति पागल बना सकता है बी नाम के व्यक्ति का। कैसे पागल बना सकता है? मान लेते हैं ए नाम के व्यक्ति ने इस प्रॉपर्टी को क्या कर दिया, मॉर्गेज करा दिया, जिसको हम सिंपल भाषा में बोलते हैं गिरवी रखवा दिया। किसको? बैंक को। बैंक ने प्रॉपर्टी के इस प्रॉपर्टी को अपने पास में गिरवी रख लिया है, बदले में ए नाम के व्यक्ति को 50 लाख का लोन दे दिया है। ठीक है, 50 लाख का लोन ले लिया है, और बी नाम के व्यक्ति को, ए नाम का व्यक्ति ये प्रॉपर्टी बेचने जा रहा है, और बी नाम के व्यक्ति से भी 1 करोड़ रुपए या 2 करोड़ रुपए जितने की भी प्रॉपर्टी है वो ले ली है। अब जब बी नाम के व्यक्ति को पता लगेगा अरे इस प्रॉपर्टी के ऊपर ऑलरेडी ए नाम के व्यक्ति ने लोन लिया था यार 50 लाख रुपए का, तो ऐसे केस में बी नाम के व्यक्ति के
टाइटल के ऊपर यहां पे क्वेश्चन अराइज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है यार, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, तो बी से अपना यहां पे बोला जाएगा कि आपने एक ऐसी प्रॉपर्टी खरीदी है, या भार आ सकता है पर लोन या भार बी नाम के व्यक्ति के ऊपर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। टाइटल के ऊपर डिस्टर्बेंस आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो इसीलिए यहां पे क्या जरूरी होता है? एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी होता है। ठीक है, एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है? कि इसका मतलब ये होता है कि जो ये प्रॉपर्टी ए नाम का व्यक्ति बी को बेच रहा है, तो ये प्रॉपर्टी के ऊपर जो भी कोई लोन था या लोन नहीं है, या पहले मॉर्गेज अगर कराई थी, तो वो सारी की सारी क्लियर हो चुकी है। नो ड्यू सर्टिफिकेट होता है, जिसको हम एनओसी भी बोलते हैं, बट कानूनी भाषा में इसको क्या बोला जाता है? एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट। ठीक है, तो ये अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आपके टाइटल के ऊपर आप अगर बायर हो, खरीदार हो, तो आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगी। दूसरा होता है म्यूटेशन सर्टिफिकेट। म्यूटेशन सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है? ये होता है रेवेन्यू रिकॉर्ड के डीएम ऑफिस से ही आप उसको निकलवा सकते हो। इसका मतलब ये होता है कि एक्चुअल में जो ये प्रॉपर्टी अपनी खरीद रहा हूं, वो एक्चुअल में ए नाम के व्यक्ति के नाम पर है, या कोई जेड नाम के व्यक्ति के नाम पे है। प्रॉपर्टी नाम तो जेड नाम के व्यक्ति के है, बेचने के लिए ए नाम का व्यक्ति आ रहा है, तो यहां पे गड़बड़ है। तो ये चेक करने के लिए आप, जैसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ये 2025 का केस आया था, हाँ है ना, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा, ए और बी के बीच में एग्रीमेंट हुआ था। ठीक है, और बी अपना बिना वजह ओनर मान चुका था, बी ने इसी को प्रॉपर्टी बेच दी थी, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में नाम किसका था? ए का था। बी बेच नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, वगैरह वगैरह। तो ये एक डिस्टर्बेंस वाली बात है। तो इसीलिए यहां पे म्यूटेशन सर्टिफिकेट का भी होना जरूरी होता है कि एक्चुअल में रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में किस व्यक्ति का नाम है ओनरशिप के अंदर। सेल डीड किसके नाम पे एग्जीक्यूट हो रखी है, रजिस्टर्ड हो रखी है, ये समझ में आ जाता है। प्रॉपर्टी टैक्स की रिसिप्ट, कि एक्चुअल में ये प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स जो पे कर रहा, हाउस टैक्स होता है, बिजली के बिल होते हैं, पानी के बिल होते हैं, ये किसके नाम पे भरे जा रहे हैं? कि बिजली के बिल जो है प्रॉपर्टी टैक्स जेड नाम के व्यक्ति के भरे जा रहे हैं, और बेचने ए नाम का व्यक्ति आ रहा है। गड़बड़ वाली बात है यहाँ पे। इस प्रॉपर्टी के ऊपर डिस्प्यूट है, यानी कहीं ना कहीं ये भी आपको चेक करने में आसानी रहेगी कि जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हो तो डिस्प्यूटेड तो नहीं है, वगैरह वगैरह। ठीक है, एंड एक पोजेशन लेटर भी होता है। पोजेशन लेटर भी यहाँ पे वैसे इसकी कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, बट स्टिल ए नाम के व्यक्ति से आप पोजेशन लेटर भी ले सकते हो कि एक्चुअल में आप ओनर हो, आप पोजेशन होल्डर हो, तो मुझे उसका सर्टिफिकेट दीजिए। ठीक है, एंड सेल डीड अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। बिना सेल डीड के आप खरीद नहीं सकते हो, याद रखना, बिना सेल डीड के आप बेच नहीं सकते हो। एग्जीक्यूट प्लस रजिस्टर कराना जरूरी है, कानून भी बता दिया, धाराएं भी बता दी है, कहां ये बात लिखी हुई है। एंड फाइनली एक टाइटल डीड होता है। तो टाइटल डीड का मतलब क्या होता है? चेन कि जो ये प्रॉपर्टी है पहले किसके पास थी, उससे पहले किसके पास थी, उसके पहले किसके पास थी। तो ये चेन जो टाइटल डीड्स होंगी, इन पे सबके नाम होंगे ना पुराने लोगों के, तो ये आपके पास होना बहुत जरूरी है। ठीक है, जब अब बी नाम का व्यक्ति रियल ओनर, अब नया ओनर बन रहा है, तो इसके बाद टाइटल डीड्स पुरानी वाली तो होनी चाहिए। तो ए नाम का व्यक्ति पुरानी जो चेन है डॉक्यूमेंट्स की, वो प्रोवाइड कराएगा बी नाम के व्यक्ति को, तो वो भी जरूरी है, चेन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। तो ये सारी चीजें अगर आपके पास आ जाती हैं, 7 डॉक्यूमेंट है, बट ये केस टू केस डिपेंड करता है। अगर प्रॉपर्टी सिंपल है, आपको पता है कि हाँ पुरानी प्रॉपर्टी है, तो एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है, फिर आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है, पोजेशन सर्टिफिकेट की आपको कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये तो तब विल, अगर कोई प्रॉपर्टी विल वाली है ही नहीं, तो विल की भी कोई जरूरत नहीं है। म्यूटेशन सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट की जरूरत होती है, सेल डीड की, टाइटल डीड की। ठीक है, बस ये बेसिक 4 डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास होने ही चाहिए। बाकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कोई नई बात नहीं बोली है, लॉजिकली मैंने आपको एक एग्जांपल के जरिए बता दिया था। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको पूरी कंप्लीट जानकारी प्रॉपर्टीज के रिगार्डिंग, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स के रिगार्डिंग, सेक्शंस के रिगार्डिंग, एग्जांपल के रिगार्डिंग, धाराओं के रिगार्डिंग, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग, कौन कौन से डिस्प्यूट बिना वजह आ जाते हैं उसके रिगार्डिंग, और अगर कोई भी डॉक्यूमेंट के अंदर हेर फेर होता है तो वहीं पे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट बन जाता है, फिर मामला कोर्ट में जाता है, फिर टाइम लग जाता है उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए। तो पहले ही जब आप खरीद रहे हो या जब आप बेच रहे हो, तो अगर आप पहले से ये थोड़े से डॉक्यूमेंट्स पे अपना रेकी कर लोगे, तो लाइफ में कोई दिक्कत नहीं आएगी, याद रखिएगा। तो ये वीडियो के माध्यम से जो आपको जानकारी दी गई है, अगर आपको अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हम जो है अपना कोचिंग क्लासेस भी कंडक्ट करवाते हैं जुडिशियल एग्जाम्स के लिए। आपको पोस्टर दिखाई दे रहा होगा, जिसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का हमारा बैच चल रहा है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का बैच हमारा कंप्लीट हो चुका है, बीएनएसएस का भी हो चुका है, और अगर आपको टीपीए का बैच चाहिए, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट का, और अगर आपको जो है फैमिली लॉ का पूरा कंप्लीट बैच चाहिए, करंटली हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बैच चल रहा है, तो आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के नाम से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ये लिंक अवेलेबल है, और ये जजमेंट का नाम भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। हालांकि नाम तो मैंने ऑलरेडी भी दिखा दिया था, दोबारा देख लो। ठीक है, ये नाम है। ठीक है, मैं साइड हो जाता हूँ।
तो आपको ये जजमेंट की कॉपी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। 2025 का लेटेस्ट केस है, याद रखना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।